जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर अब तक के सबसे प्रभावशाली फिजिसिस्ट में से एक हैं। इनको नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अधिकांश नोबेल प्राइज विजेताओं से ज़्यादा दुनिया को प्रभावित किया। उनके ही लीडरशिप में 20वीं सेंचुरी के बेहतरीन भौतिकविदों ने मिलकर एटॉमिक बम बनाया था, जो मानव सभ्यता के इतिहास के लिए सबसे बड़ा बदलाव तथा अभिशाप भी था। इस वीडियो में हम लोग जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ की मिस्ट्रीज, ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे, कैसे वे अमेरिका के नेशनल हीरो बनते हैं। इसके बाद उनके ऊपर ऐसा क्या होता है कि क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं और अचानक से एक महान साइंटिस्ट अर्थ से फर्श तक आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड द ग्रेट स्टोरी इज कमिंग अप राइट नाउ। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इनके पिता जर्मन अप्रवासी थे जो न्यूयॉर्क शहर में कपड़े के एक रईस व्यापारी थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टडी के दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्रीक, लैटिन और फिलॉसफी का अध्ययन किया। ईयर 1925 में ग्रेजुएट होने के बाद वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैवेंडिश लेबोरेटरी में रिसर्च करने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हुए, जहाँ पर वे लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड के लीडरशिप में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने ओपेनहाइमर को अपने साथ काम करने से मना कर। इस रिजेक्शन से ओपेनहाइमर को बहुत झटका लगा। अभी तक ओपेनहाइमर जो चाहते थे उन्हें वो सब कुछ लाइफ में अचीव हुआ था, लेकिन उनका पाला इस बार एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट रदरफोर्ड से था। इस रिजेक्शन की वजह से वो पूरी तरह से जल उठे थे। कैम्ब्रिज अब उनके लिए बोरिंग सा जगह बन गया था। अब वो वहाँ से निकलना चाहते थे। दूसरे वैज्ञानिक भी ओपेनहाइमर को एक रिसर्च के लिए बेरिलियम स्ट्रिप बनाने का काम दे दिया। शायद वे ओपेनहाइमर को लैब वर्क सिखाना चाहते थे या उनको हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओपेनहाइमर इन सब काम करने में अपनी इंसल्ट महसूस करते थे। नतीजन वे डिप्रेशन में चले गए और उनकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी। नतीजन ईयर 1926 में इन्होंने अपने फिजिक्स ट्यूटर पैट्रिक ब्लैकेट के डेस्क पर पॉइजन युक्त सेब रख दिया। थैंकफुली पैट्रिक ने उस सेब को नहीं खाया। जब यह बात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को पता चली तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज लगाए गए, लेकिन इनकी पिता की वजह से इनको छोड़ दिया गया। लेकिन शर्त यह थी कि इनको लंदन के किसी साइकियाट्रिस्ट से रेगुलर काउंसलिंग करानी होगी। इसके बाद उनके मानसिक स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। ओपेनहाइमर को अब रियलाइज हुआ कि वे थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए बने हैं और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में वे बेकार ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए वे कैम्ब्रिज छोड़कर सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन, जर्मनी चले गए। वहाँ पे वे क्वांटम फिजिक्स पे काफी इम्प्रेसिव काम किए। नील्स बोर इज द फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ओपेनहाइमर्स क्विक माइंड इम्प्रेस बोर्स एंड मेनी अदर्स, और इस तरह उनका पुराना इंटेलेक्चुअल स्वेग फिर से वापस आ गया। अंडर द मेंटरशिप ऑफ मैक्स बार्न, रॉबर्ट ओपेनहाइमर डू द ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। 23 साल की कम उम्र में ही उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। उनके पीएचडी का थीसिस टाइटल था क्वांटम थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। 1927 में ये हाइजेनबर्ग से मिले। हाइजेनबर्ग और ओपेनहाइमर एक अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 15 साल बाद वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ओपेनहाइमर अमेरिका के लिए एटम बम बनाएंगे और हाइजेनबर्ग नाजी जर्मनी के लिए। गोटिंगन जर्मनी से लौटने के बाद वे पहले यूसी ब्रेकली और बाद में काल्टेक में प्रोफेसर के पद पे काम किए। अपने फिजिक्स कैरियर में उन्होंने क्वांटम फील्ड थ्योरी से लेकर न्यूक्लियर फिजिक्स, इवन एस्ट्रोफिजिक्स में काफी रिसर्च किए। आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम करते हुए उन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल को दिया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उनके स्टूडेंट ने मिलकर ब्लैक होल के ऊपर एक रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किया, लेकिन बाद में वे इस टॉपिक को छोड़ दिए। वे अक्सर ऐसा ही करते थे, वे किसी टॉपिक पर बहुत देर तक रिसर्च नहीं करते थे। उनके स्टूडेंट विलिस लैम को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन उनको नोबेल प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेशन करने के बावजूद भी उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि उनके नोबेल प्राइज न पाने का कारण उनके किसी टॉपिक पर फोकस होकर काम न करने की वजह है। वोल्फगैंग पाली उनके बारे में कहते हैं कि हिज आइडियाज आर वेरी गुड बट हिज कैलकुलेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। इनफैक्ट ओपेनहाइमर एक जीनियस थे, लेकिन वे हार्ड वर्कर नहीं। उन्हें कभी लॉन्ग रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किए। इन 1942 जनरल एल.आर. ग्रोव ने ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का साइंस डायरेक्टर चुना, जो कि यूएस मिलिट्री का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था। जनरल एल.आर. ग्रोव जानते थे कि ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ तक कि रॉबर्ट
की वाइफ कैथरीन खुद कम्युनिस्ट पार्टी की एक्टिव मेंबर थी। इसके बावजूद जनरल ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। जनरल का मानना था कि ओपेनहाइमर एक रियल जीनियस हैं, जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग सब कुछ का अच्छा नॉलेज है, जिनकी मदद से हम नाजी जर्मनी से पहले एटॉमिक बम बना लेंगे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने प्रोजेक्ट की लैब के लिए लॉस एलमोस मैक्सिको को चुना। वे ऐसा इसलिए किए क्योंकि वे मैक्सिको की नेचुरल ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड थे। ही सेड दैट माई टू ग्रेट लव आर फिजिक्स एंड न्यू मैक्सिको। इस प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले वे न्यूक्लियर फिजन पर काम कर चुके थे। न्यूक्लियर फिजन में एक्चुअली एक हैवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करा के लाइट न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है और इस प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। यदि ये प्रोसेस 1 या 2 किलोग्राम यूरेनियम 35 के साथ किया जाए तो इससे इतनी एनर्जी मिलेगी कि जो एक एटॉमिक बम के लिए पर्याप्त। बट प्रॉब्लम यह थी कि नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसके लिए यूरेनियम की माइनिंग की जाती और मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से यूरेनियम 235 को अलग किया जाता, जो कि मुश्किल काम तो नहीं था लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत स्लो काम था। इसी यूरेनियम 235 में अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाए तो यह 2 लाइट न्यूक्लियाई क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन अगले 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं और उससे रिलीज हुए न्यूट्रॉन अगले, और ये प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन का रूप ले लेती है और जल्द ही एक ह्यूज एक्सप्लोजन हो जाता है। यही बेसिक प्रिंसिपल है एटॉमिक बम का। चूँकि नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में यूरेनियम 235 को अलग करना उस समय के हिसाब से काफ़ी मुश्किल और बहुत स्लो प्रोसेस था और यूएस मिलिट्री जल्द से जल्द एटॉमिक बम बनाना चाहती थी, इसलिए दूसरे ऑप्शन की तलाश होने लगी। रिसर्च से पता चला कि प्लूटोनियम 239 भी हाईली फिजनेबल है, बट यह एक नेचुरली पाई जाने वाला एलिमेंट नहीं है, एट लीस्ट दैट टाइम। इसको साउथ ईस्टर्न वाशिंगटन के रिएक्टर में बिल्ड किया गया और वहाँ से इसे न्यू मैक्सिको पहुँचाया जाता। इस तरह वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद जुलाई 16, 1945 में वैज्ञानिकों ने न्यू मैक्सिको में प्लूटोनियम से बने इस एटॉमिक बम का टेस्ट किया। इस टेस्ट का सीक्रेट नाम ट्रिनिटी टेस्ट दिया गया और इस तरह मानव सभ्यता के इतिहास में एक महाविनाशक हथियार का जन्म हुआ। अगले मंथ यानी कि अगस्त को यूएस मिलिट्री ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिया, जिसकी वजह से तकरीबन 2.25 लाख लोग मारे गए, जिसमें से मैक्सिमम सिविलियन थे, उनमें से भी मैक्सिमम महिलाएं और बच्चे थे। मानव सभ्यता के इतिहास की रूह कपा देने वाली इस घटना से पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। इस भयानक और अति दुखद घटना के बाद वर्ल्ड वार 2 का अंत हो गया, लेकिन इस घटना के बाद जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के अंतर्मन में एक वर्ल्ड वार शुरू हो गया। वे अपने आप को इस मासूम लोगों का हत्यारा समझने लगे। काफी समय के बाद उन्हें महसूस हुआ कि इसमें साइंटिस्ट की बजाय गवर्नमेंट की ज़्यादा गलती है। वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरे अमेरिका में उन्हें हीरो के रूप में देखा गया। टाइम मैगजीन ने कवर पेज में उनकी तस्वीर भी छापी। लॉस एलमोस से लौटने के बाद काल्टेक को फिर से ज्वाइन कर लिए। 1947 में उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन का डायरेक्टर बना दिया गया। ही आल्सो बिकम द मेंबर ऑफ जनरल एडवाइजरी कमेटी, जहां पर न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड बातों पर चर्चा होती थी। 1949 में सोवियत यूनियन ने भी एटॉमिक बम का टेस्ट किया। इसको देखते हुए यूएस आर्मी ने डिसाइड किया कि उन्हें अब एटॉमिक बम से भी ज़्यादा पावरफुल बम हाइड्रोजन बम पे काम करना चाहिए। ओपेनहाइमर नैतिक रूप से इसके खिलाफ, क्योंकि इसकी वजह से एक आर्म्ड रेस शुरू होने का डर था। लेकिन नवंबर 1952 में यूएस ने मार्शल आइलैंड पर फर्स्ट थर्मो न्यूक्लियर वेपन यानी कि हाइड्रोजन बम का टेस्ट कर ही लिया। हाइड्रोजन बम बेसिकली एक फ्यूजन बम होता है। एक्चुअली इट कंसिस्ट 3 बम: कन्वेंशनल बम, एटॉमिक फिजन बम एंड ए फ्यूजन बम। इस वजह से हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होता।
ओपेनहाइमर को पहले भी उनके कम्युनिस्ट पार्टी के लिंक को लेकर क्वेश्चंस किया जा चुका था। इन सब वजह से उनके ऊपर और ज्यादा शक किया जाने लगा। उन्हें सोवियत यूनियन का हेल्प करने के जुर्म में क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए और उनको उनके पोस्ट से डिसमिस्ड कर दिया गया। और इस तरह एक पावरफुल जीनियस साइंटिस्ट अर्थ से फर्श पर आ गया। कुछ सालों बाद उनके ऊपर लगे चार्जेस से उनको बरी कर दिया गया। चूंकि ओपेनहाइमर लंबे समय से एक स्मोकर रहे थे, इसकी वजह से इनके गले में कैंसर हो गया था और इसी की वजह से इस महान साइंटिस्ट जो अपने आप को डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड कहता था, इस दुनिया से अलविदा हो गया। Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे जीनियस साइंटिस्ट के लेगेसी को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। वैसे उनके लाइफ की ट्रेजेडी मिस्ट्री के ऊपर हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने एक मूवी भी बनाई है, जो कि कल यानी कि 21 जुलाई 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, आदमी अत्यधिक लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। आदमी किसी और से नहीं, अपने ही आविष्कारों से हारेगा। तो दोस्तों, साइंस ने मानव सभ्यता को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से मानव सभ्यता को बहुत सारे तकलीफ़ें भी आई हैं। न्यूक्लियर वीपन ही एक अकेली ऐसी घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, बायो वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कुछ हद तक लोग एक न्यूक्लियर वीपन जैसा ही एक हथियार मान रहे हैं। बट अगर हम एआई का अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये थोड़ा लाभप्रद भी हो सकता है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।